कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के एक या दो क्वेश्चन बचे हुए हैं और उसके बाद आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा वेट करें। ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन 2019 में 2 मार्क का आया था और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, देखें, समझें। मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर फैमिली फोटो। 3 पर्सन्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। फोटो के लिए वो लाइन अप हो गए, क्यू अप हो गए, खड़े हो गए। तो फोटो में नेचुरली सीरियल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फोटोग्राफर बताता है ना, इस सीरियल में खड़े हो जाइए। जैसे मदर को बीच में रख लिया, फादर और सन लेफ्ट राइट में, या मदर फादर एक साथ हो गए तो सन जो है वो साइड में। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स गिवन बाई ए इक्वल टू सन ऑन वन एंड and B equal to father in the middle, find P B by A। ये आपसे पूछा। तो हाँ, तो ये जब फोटो के लिए लाइन अप हुए तो इस बात का सैंपल स्पेस कुछ ऐसा है कि मदर, फादर, सन, ये एक पोजीशन है। पहले मदर, इधर लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट, सीरियल इंपॉर्टेंट है। अब जो सन है वो मिडिल में भी हो सकता है और एंड और बिगिनिंग में भी हो सकता है। तो इधर उधर फिर मदर फादर हो गए। ये देखो ऐसे, ओके, कैसे भी समझ लो। 2 बार एम से अपने आप ही स्टार्ट हो गया, 2 बार एम से, 2 बार एस से स्टार्ट कर दो तो ये एफ एम हो गया। 2 बार एस से और 2 बार एफ से स्टार्ट कर देता हूं, एफ एम एस, एफ एस एम। आपको पता है 3 आइटम्स है, 3 पर्सन्स कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 3 वेज। तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स टोटल हो गए। तो 3 पर्सन्स थे तो फैक्टोरियल 3 वेज में 6 परम्यूटेशंस बने, 6 अरेंजमेंट बने। तो मैंने वो अरेंजमेंट यहां लिख भी दिए, ना लिखो तो भी चलता है। फैक्टोरियल 3 इंपॉर्टेंट बात है। 1 शुड हैव फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6 परम्यूटेशंस। तो मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर फैमिली फोटो। तो जो वो फोटोग्राफर है इनमें से कोई एक सजेस्ट करेगा, हाइट के हिसाब से लगा अरेंज करेगा। इफ ए एंड बी आर द 2 इवेंट्स गिवन बाई ए इक्वल टू सन ऑन वन एंड, ए इवेंट सन ऑन वन एंड, सन एक तरफ रहेगा। तो वन एंड के लिए ये चीज हो गई बेटे, वन एंड। ये जो आउटकम है ना, इसमें सन ऑन वन एंड है, एमएफएस हमें सूट कर रहा। सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड इन दोनों में भी है, एसएमएफ, एसएफएम। सन ऑन वन एंड इसमें भी है, एफएमएस। ये आपका ए इवेंट रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से। बी, फादर इन द मिडल, यस, फादर इन द मिडल। ये भी सर्च कर लेते हैं, फादर मिडल में कहां कहां है। एमएफएस में फादर इन मिडल है, यहां पर एसएफएम में फादर इन मिडल है। बस फादर इन मिडल ओनली इन 2 आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए
demanded by the question. Given by probability of B intersection A by probability of A. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमने सिखाई थी आपको, वो यही है. डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनोमिनेटर नीचे आता है और दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आता है. बी इंटरसेक्शन ए, ये इंटरसेक्शन कौन सा आउटकम है? बी और ए दोनों में जो कॉमन हो वो इंटरसेक्शन और एसएफएम. हाँ, एक मिनट रुकना. एक तो एमएफएस ये बात कॉमन है ना, और एसएफएम बिल्कुल, ये दो आपने कॉमन बताए तो वो है एमएफएस एंड एसएफएम, दो आउटकम कॉमन है. ए का प्रोबेबिलिटी बता दो, डायरेक्ट लिख देता हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 4/6. यस, 1 2 3 4 फेवरेबल आउट ऑफ 6. न्यूमरेटर आ गया 2/6, डिनोमिनेटर 4/6, 6 कट के 2/4 का मतलब है 1/2 इज द आंसर. अब देखो, डाउट पूछ सकते हैं, बाकी मेरे अपने ड्यूटी सही कर दी, बता दिया आपको, सिखा दिया, समझा दिया. We can go to the next question now. ये क्वेश्चन जो हुआ 2019 में 2 मार्क का आया था. आपके नोट्स 2021 तक पूरे अपडेटेड नोट्स हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं हमने. जब भी एग्जाम में आया तो पेपर इसमें मैं हमेशा इनपुट किया करता हूं, तो इनपुट किया गया. ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन. एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट. गिवन में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3. गिवन जो गिवन इवेंट होती है वो क्या होती है? एफ. ये एफ इवेंट है, जो भी ये क्या है? एफ इवेंट है. ये क्या है? एफ इवेंट है. जो गिवन वो एफ इवेंट है. वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन 3 टाइम्स, क्योंकि 3 क्वेश्चन है. ओके. फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज. जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ई इवेंट हुआ करती है, और जो गिवन होती है वो एफ होती है. तो ई इवेंट क्या है? बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज. दोनों भी बच्चे बॉयज हैं. और इसको अगर हम सेट में लिखेंगे तो बी कॉमा बी, जो पहले वाला है ना, उसे एल्डर मान के चलना. एल्डर यंगर का चक्कर है इसके अंदर, आगे क्वेश्चन रीड करने पता लगेगा. और जो सेकंड चाइल्ड है, सेकंड बॉय है, वो यंगर है. एक एल्डर और तो दूसरा, पहले वाला एल्डर लेना है हमेशा हर जगह. तो इस बात का पहले तो मैं यहां सैंपल स्पेस बताता हूं. वो जो 2 चिल्ड्रन है उसमें क्या है? दोनों बॉयज हो सकते हैं. बॉय, एल्डर बॉय और यंगर गर्ल हो सकती है. एल्डर गर्ल और यंगर बॉय हो सकता है, और दोनों भी गर्ल्स हो सकते हैं. बीजी और जीबी में फर्क है. यंगर और एल्डर का प्रॉब्लम है, इसलिए फर्क है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं होता. ठीक. तो नाउ वी विल बी डूइंग फर्स्ट पार्ट. एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉयज. ये क्या है? गिवन एफ इवेंट. इसका एफ इवेंट ई तो वही रहेगा सभी में, बोथ आर बॉयज, वो सभी में सेम रहेगा. सैंपल स्पेस सारे क्वेश्चन में सेम रहेगा, लेकिन एफ इवेंट पार्ट टू पार्ट डिफर करेगी. पार्ट 1 में कुछ और होगी, 2 में कुछ और होगी, 3 में कुछ और होगी. अच्छा, तो एफ क्या है? एट लीस्ट 1 इज बॉय. कम से कम एक बॉय होना चाहिए.
तो ये तो हुआ, देखो बॉय गर्ल में कम से कम 1 बॉय है, गर्ल बॉय या बॉयज बॉयज, दोनों बॉय बॉय, बोथ बॉयज। तो ये एफ इवेंट है इस पार्ट की। प्रोबेबिलिटी E by F demanded, E intersection F by probability of F, E as well as F। E और F में कॉमन क्या है? E में देखो वो BB आउटकम है वहां पर और BB यहां भी है, यही कॉमन है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F तो हम लिख ही देते हैं 1 2 3 बाई 4। सैंपल स्पेस में 4 आउटकम्स हैं और इवेंट में 3 आउटकम्स हैं, तो 3/4। आगे चलता हूं, ये बॉय बॉय का प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 आउट ऑफ 4, यू कैन रीड फ्रॉम सैंपल स्पेस। ये नीचे 3/4। डाउट पूछिए। एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकेंड पार्ट we will try now। सेकेंड पार्ट के लिए एफ इवेंट इन्होंने डिफाइन की अगेन। एल्डर चाइल्ड इज बॉय, बड़ा वाला जो बच्चा वो बॉय होना चाहिए। एल्डर क्या होना चाहिए? बॉय। चलो देखते हैं एल्डर बॉय कहां कहां पर है। ये सैंपल स्पेस को ध्यान में रखना। जो फर्स्ट वाला है ना उसमें एल्डर बॉय है, बॉय बॉय में एल्डर क्या है? बॉय है। एल्डर इज बॉय, और ये नहीं बोला कि यंगर क्या हो, बस एल्डर बॉय होना चाहिए। यंगर कुछ भी हो सकता है। तो बॉय गर्ल, बस एल्डर वाला बॉय होना चाहिए। तो ये 2 फेवरेबल है। कई लोग समझ लेते हैं ना कि एल्डर वाला बॉय तो दूसरा गर्ल ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और लॉजिक के साथ रहिए। लॉजिक कहती है कि एल्डर वाला बॉय यहां पर है कि नहीं? यस, एल्डर वाला बॉय यहां पर है, तो यस है, तो नो तो है नहीं। एल्डर वाला बॉय यहां पर है, क्यों नहीं? तो एल्डर बॉय का मतलब ये नहीं कि दूसरा वाला गर्ल ही होना चाहिए, नहीं। एल्डर बॉय का मतलब एल्डर वाला बॉय, दूसरा वाला कोई भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। ओके। और ई इवेंट तो आपको दिख ही रही है सामने, वो लिखिए टॉप पे, और सैंपल स्पेस भी सामने दिख रहा। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, ये ई देख रहे हो बीबी, और एफ में भी कहां? ये रहा बीबी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो कि 2/4 है। ऊपर वाला 1/4, नीचे 2/4। आंसर इज 1/2। सो थर्ड पार्ट को देखा जाए, थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या मांगा? द यंगर चाइल्ड इज बॉय। इसमें एफ इवेंट अगेन डिफाइन की, यंगर इज बॉय। सैंपल स्पेस में सर्च करते कि यंगर बॉय किस जगह पर है। ये देखिए सैंपल स्पेस सामने, यहां पर यंगर चाइल्ड बॉय होना चाहिए। तो ये जो बॉय बॉय है ना, उसमें यंगर वाला बच्चा बॉय है, और एल्डर वाला क्या है उससे कोई मतलब नहीं है आपको। बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। यंगर वाला बॉय यहां भी है, इस वाले में जीबी, यहां भी यंगर चाइल्ड बॉय है, और एल्डर गर्ल हो भी सकती है। और ई इवेंट बीबी, और आपसे प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ की डिमांड है। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ
divided by probability of f. E intersection f can be seen, it is BB, boy boy, और probability of f 2/4 बिल्कुल सामने क्लियर है, और आंसर 1/4 ऊपर 2/4 नीचे 1/2 आंसर है। डाउट पूछोगे तो बता दूंगा, बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल साफ है और आप प्रैक्टिस जरूर करें। इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिनिश हो गई है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहां सामने दिखाई पड़ रही है, तो हम आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बैकग्राउंड देते हैं, फिर वो क्वेश्चन रीड करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पहले टर्म एक आता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। अच्छा, स्मॉल एक्स से भी कभी कभी, वैसे कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है? इज दैट वेरिएबल, ये एडिंग भी है, ये राइटिंग भी है, दोनों भी है। रैंडम वेरिएबल एक्स इज दैट वेरिएबल whose values are determined from the sample points of the sample space। ये तो है डेफिनेशन, नॉर्मली सारों को याद होती है, आपको भी आप ही याद कर लो। रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज डिटरमिन होती है कहां से? सैंपल पॉइंट से। सैंपल पॉइंट किसका होना चाहिए? सैंपल स्पेस का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, क्योंकि पहले सैंपल स्पेस का अरेंजमेंट करूंगा, फिर सैंपल पॉइंट बताऊंगा, फिर आपको बताएंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या चीज है, कैसे डिफाइन की जा सकती है। इससे आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, तो ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर दिया तो सैंपल स्पेस आया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आया। अब रैंडम वेरिएबल एक्स में डिफाइन करता हूं। लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स डिफाइन कर दिया। रैंडम डिफाइन कर दिया हमने एक्स। अभी तक ये रैंडम वेरिएबल नहीं है। रैंडम वेरिएबल ये तब बनेगा जब इसकी वैल्यूज आए, कहां से आए? सैंपल पॉइंट से आए। तो इसकी वैल्यूज अगर सैंपल पॉइंट से मिल जाती हैं तो यही एक्स रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। तो अभी एक्स क्या हमने बोल दिया? नंबर ऑफ हेड्स है हमारा। अभी देखना, नंबर ऑफ हेड्स इन एच एच, एच एच को सैंपल पॉइंट कहते हैं। नंबर ऑफ हेड्स इन एच एच इज 2, देखे रहे ना। नंबर ऑफ हेड्स इन एच टी इज 1, नंबर ऑफ हेड्स इन टी एच इज 1, number of heads in TT is 0।
तो नंबर ऑफ हेड्स इस एक्स की वैल्यूज आपको दिखाई पड़ रही है, सैंपल पॉइंट से डिटरमिन होती हैं, हो गई हैं। एक्स जिसे आपने बोला नंबर ऑफ हेड्स, दैट एक्स टेक्स वैल्यू 0. Number of heads can be 0. Number of heads can be 1. Number of heads can be 2. तो इसका मतलब रैंडम वेरिएबल x की ये वैल्यूज कहां से आई? सैंपल पॉइंट से आई। सैंपल पॉइंट किसका? सैंपल स्पेस का। इसीलिए इस x को रैंडम वेरिएबल कहते हैं। वैल्यूज ऑफ x जो आपके सामने आर डिटरमिन्ड फ्रॉम, इनकी डिटर्मिनेशन हुई सैंपल पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। देयरफॉर दिस एक्स इज रैंडम वेरिएबल, इसलिए इस एक्स को रैंडम वेरिएबल बोला जाता है। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछो। सर ये एक्स की 3 वैल्यूज है इस क्वेश्चन के अंदर। आ गई? हाँ जी, ओके सर। और किसी दूसरे में बदल भी जाएगी, 9 आएगी। भाई मैं सोच रहा तो वही पूछोगे आप। नंबर ऑफ वैल्यूज हमेशा 3 नहीं होते, कभी 4 हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 वैल्यूज भी हो सकती हैं। आपके केसेज में कम कम वैल्यू रहेंगी, 0 1 2 3 4 5 तक रहेंगी मैक्सिमम, ठीक है। तो छोटा स्मॉल वैल्यूज रहेंगी आपके केस में, और ये हमेशा होल नंबर होता है। 0 मिनिमम और मैक्सिमम 10 तक, 6 7 10 होता होल नंबर है, नेगेटिव नहीं होता, कभी फ्रैक्शन नहीं होता। ओके, क्योंकि हमेशा नंबर होता है ना ये, इसलिए। ओके, अब मैं आगे की बात करता हूं आपसे। ये जो था x, उसकी वैल्यू आई जैसे 0 1 2, ये क्या था? रैंडम वेरिएबल x। इसके नीचे ना मैं px यहां फिलिंग करता हूं, px प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल x। तो यहां देखिए p 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 0, p 1 आ जाएगा, p 2 आ जाएगा। ऊपर वाला क्या है? रैंडम वेरिएबल। नीचे क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, रैंडम वेरिएबल और नीचे प्रोबेबिलिटी, दोनों चीजें अगर फिल कर दो तो इस टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यही है डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करूं, आप +1 में स्टैटिस्टिक्स करके आए, वहां क्या था? अगर आप याद करें तो वहां पर स्मॉल x आइटम्स होते थे ना, मार्क्स होते थे, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 50 मार्क्स है। फिर नीचे क्या होता था? f फ्रीक्वेंसी। 10 marks obtained by 5 students, 20 marks obtained by 15 students, 30 marks obtained by 10 students, 50 marks obtained by 2 students। तो इसे कहते थे, इसे क्या कहते थे? आप बताओ बेटे, कोई डिस्ट्रीब्यूशन था ये? इसे कहते थे डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे फिर से बोलना। मीन। हाँ, इसे कहते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने नोटिस किया हो, नहीं किया कोई बात नहीं, इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सेकंड लाइन में फ्रीक्वेंसी होती है। इसीलिए यहां पर देखो, इसकी सेकंड लाइन में क्या है? प्रोबेबिलिटीज है, इसलिए इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है।
ये उसी से आया, बिल्कुल उसी नेचर का है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्योर स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हम आपसे आगे की बात करते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिल नहीं हुआ, फिलिंग करूंगा, ये रिमार्क में गया। ओके, नाउ अब देखना, आपको ना P0 की वैल्यू भी तो निकालनी है। P0 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ निल हेड, याद आया? 0 मीन्स निल हेड, क्योंकि x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, निल हेड। तो निल हेड का मतलब वो दोनों क्या होने चाहिए? टेल्स। सैंपल स्पेस आपके सामने ये है, एच 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 टी टी एच टी टी, इसी सैंपल स्पेस पर हम काम कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी निल हेड का मतलब बोथ टेल्स, वो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, बोथ टेल्स की प्रोबेबिलिटी, 2 टॉसेज ऑफ ए कॉइन, P1। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एक हेड होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बता सकता है कोई वन हेड की प्रोबेबिलिटी? HT और TH, TH 2/4, 2/4, यस। P2 का मतलब हमारे केस में जो हमने एग्जाम्पल लिया, उस केस में 2 हेड्स। 2 हेड का मतलब हेड हेड, ये आपका 1/4। हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिर से लिखते हैं, ये था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसमें वो फिलिंग कर दूं तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। P0 प्रोबेबिलिटी ऑफ निल हेड 1/4 फिल कर दिया यहां से उठा के। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड आपने देख लिया 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स आपने देखा भी, यहां निकला था 1/4। ये देखिए, ये अब प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहले x, फिर नीचे px। अब हम थोड़ा सा एक बार और बता के फिर आगे की बात करते हैं। Thus, probability distribution is as follows. Probability distribution, x की वैल्यू 0, 1, 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू P0, P1, P2। अच्छा, ये लो, और फिर इसकी वैल्यू 1/4, ये आपका 2/4, 2/4 जो कि 1/2 है। आप 1/2 मत लिखना, डिनोमिनेटर सारे एक से अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अब एक बात और बताता हूं, जो कैपिटल एक्स है ना, उसको ही स्मॉल एक्स भी बोल देते हैं। कैपिटल, क्योंकि कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 डायरेक्ट अच्छा नहीं लगता, कैपिटल एक्स तो वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल को स्मॉल एक्स के जनरली लोग इक्वल लिखते हैं। कभी ये कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बातें हैं। फिर भी स्टैटिस्टिक्स में कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, दोनों ऐसे लिख ऐसे राइटिंग का ट्रेंड है वहां। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू 0, स्मॉल एक्स की वैल्यू 1, स्मॉल एक्स की वैल्यू 2। और ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये इसका मतलब ये P0 को पता है ऐसे रीड करेंगे, P0 को ऐसे, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, वो जो 0 क्या है वो स्मॉल एक्स हो गया। इसे P1 है ना, इसको प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 रीड कर लो। ये P2 है, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2, वो 2 क्या है? वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स। तो ये स्मॉल एक्स का थोड़ा बहुत ऐसे सेंस है, दोनों इक्वल होते हैं आपस में। फिर भी कहीं देखो आप कल को कि ये क्या नोटेशन है, तो इसलिए मैंने बता दिया। आप अकेले कैपिटल एक्स से भी काम चला सकते हो, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो इन्वेंटर्स, उन्होंने ये नोटेशन दिए हुए हैं जहां तहां, तो ठीक है, वो नॉलेज उसकी भी होना जरूरी था। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक खास बात होती है कि इसके जो सेकंड लाइन है, इसका सम हमेशा 1 होता है। यहां देखो,
सिग्मा प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स में कभी कभी ना सफिक्स भी डाल देते हैं, एक्स आई कह देते हैं। अब आई सफिक्स कंफ्यूजन पैदा ना करे, मतलब हमें आई की जरूरत है नहीं, वैसे बोल दिया। और अगर आपने ये आई नोटेशन तो आई इक्वल टू 1 2 3, मैं नोटेशन बता देता हूं, ये करेक्ट वाला नोटेशन है, ये नोटेशन। और ये सिग्मा प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, दोनों एक ही बातें हैं। अच्छा, सिग्मा पी ऑफ स्मॉल एक्स लिख दो तो सब ये सेम है। अच्छा, तो सिग्मा पी एक्स आई कर देते हैं तो आई वेरीज बिटवीन 1 and 3, अकेला आई भी यहां लिख दो चलता है। और इसी को सिग्मा पी आई, इतने नोटेशंस की जरूरत नहीं है आपको, होते हैं तो मैंने सोचा बता देता हूं। और ये हमेशा 1 होता है। ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सेकेंड रो है ऊपर, ये देखो, इनमें तीनों का सम करिए आप, 1 आएगा। इसी का नहीं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों का सम क्या होगा? 1। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में इन तीनों का सम, या इन चारों 4 होते हैं 5 होते हैं, सारों का सम, सेकेंड रो का सम 1 नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग है। याद कर लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है? प्रोबेबिलिटी का। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी? मैक्सिमम 1, तो उस 1 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तभी इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। 1 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई, थोड़ी से मिली, थोड़ी से मिली, थोड़ी से मिली, तो टोटल 1 ही आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी कंसेप्ट है। और इसमें हम 2 बातें और भी बता देते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है ना, तो वहां मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स सब कुछ होता है। तो यहां भी होता है मीन, मीडियन, मोड और कोरिलेशन, रिग्रेशन, सब कुछ होता है। लेकिन आपके कोर्स में वो ज्यादा नहीं है, पर मीन, मीडियन, मीन और केवल मीन और वेरिएंस 2 आपको भी लर्न करने, जो कि इजी होते हैं, मीन और वेरिएंस। मीडियन से वगैरह का जरूरत नहीं है, मीन और वेरिएंस भी बहुत आसान होता है, तो बता देता हूं। और वो भी एग्जाम में कुछ कम ही आता है, फिर भी आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, आपने देखा कि एक टेबल बनी थी, x की वैल्यू 0 1 2 तक, इसमें 2 तक ही है टेबल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x आया 1/4, 2/4, 1/4। तो थोड़ा मीन वेरिएंस सीख लो, अच्छा है, फायदा है उसका। एग्जाम में मीन वेरिएंस कुछ कम ही आता है। अच्छा, इधर आइए, x को ना कॉलम में लिख लो, 0 1 2, इसको सीख लो, सीखने में कोई बुरा नहीं है। px 1/4, 2/4, 1/4, ये लिखिए। हाँ, x इंटू px, x और px मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 1/4 0, 1 इंटू 2/4 2/4, 2 इंटू 1/4 2/4। x और px का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जब सम करोगे तो मीन आ जाएगा। अच्छा, मीन किसे कहते हैं? सिग्मा x px को याद करके रखो बेटे, यही फार्मूला है। तो वो आ जाएगा 2 to 4/4, और वो बाई चांस 1 है, कभी मीन ज्यादा भी हो सकता है, मीन का 1 होना जरूरी नहीं होता। मीन का फार्मूला और मीन की ये रही कैलकुलेशन, बस इतनी सी बात है। अब एक काम और करो, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करें, x² px तैयार करो। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को ध्यान दो, 0 इंटू 0 is 0,
इसे और इसे मल्टीप्लाई करा, 1 इंटू 2/4 इज 2/4, 2 इंटू 2/4 इज 4/4 है। ऐड कर दो तो सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स, एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू आ गई 6/4, 3/2 भी कह सकते हो। अब आपको मैं वेरिएंस सिखाता हूं, जिसे सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, और इसका फार्मूला यहां लिख रहे हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन स्क्वायर। मीन को यहां म्यू भी कहते हैं, चलो मीन स्क्वायर लिख देता हूं, मीन स्क्वायर बस इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स क्या है 3/2, और मीन स्क्वायर 1 का स्क्वायर वो आके 3/2 माइनस 1 हो गया 1/2। इसे वेरिएंस कहते हैं, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले ले तो उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर रूट कर लो 1/√2, बस ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मेनली जो है आपके कोर्स में वो रहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। आपकी बैकग्राउंड खूब अच्छी तरह मैंने तैयार करने की ट्राई की, हर एस्पेक्ट बताया, शॉर्टकट कहीं नहीं, पूरा टाइम दिया आपको। रैंडम वेरिएबल और उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक आप पहुंचे, कंसेप्ट तक। और ये है देखिए क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा लर्न करें क्या पूछ रहा है एक क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ हेड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर के जो आगे लिखा हुआ ना वही रैंडम वेरिएबल लिखा है। फॉर किसका डिस्ट्रीब्यूशन? नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या है? रैंडम वेरिएबल। एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, या उसने क्वेश्चन ने बोल ही दिया नंबर ऑफ हेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बताने जा रहे हो वो रैंडम वेरिएबल है। इन 3 टॉसेज ऑफ ए कॉइन, कॉइन को 3 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस हेड 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 डब हेड टी, 2 head 1 tail, tail can be in the middle, can be here surrounded by heads, where 1 head 2 tails, head can be here surrounded by tails, all the 3 tails. ये X denotes number of heads। सैंपल स्पेस आपके सामने आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ हेड्स इन एच 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 इज 3, ऐसे नंबर ऑफ हेड्स इन एच एच टी एटसेट्रा, ये वाले कॉलम में नंबर ऑफ हेड्स एच एच टी एटसेट्रा इज 2। नहीं तो बार बार 2 लिखना पड़ेगा ना, तो एक बार लिख दिया एनफ है। नंबर ऑफ हेड्स इन दिस कॉलम एच टी टी एटसेट्रा is 1, and number of heads in triple T 0. You can see for yourself that number of heads takes value 0, 0, 1, 2 and 3. और इसके नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x फिल कर दोगे तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी
ऑफ जीरो हेड, जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी, नील हेड देखिए कहां पर आया हुआ, ये आया हुआ नील हेड, इधर आया हुआ 1/8, वन हेड इन तीनों में आया हुआ 3/8, टू हेड्स इन तीनों में आए हुए हैं 3/8, और 3 हेड्स इसमें आया हुआ है 1/8। अगर सम करके देखो तो ये 1 आएगा। सिग्मा पी एक्स इसमें हमेशा 1 हुआ करता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका रेडी हो गया। यहां पर ये था क्वेश्चन नंबर 1। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्टली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को आ जाता है, कभी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर है 3, इसमें भी देखिए अभी बनाता हूं डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करें। ए डाई इज टॉस ट्वाइस, एक डाई को 2 बार टॉस कर दिया, 36 आउटकम्स इक्वली लाइकली। अब सारे 36 आउटकम्स याद होते हैं स्टूडेंट्स को, आप भी अपने याद कर लो। तो डाई टॉस ट्वाइस, टोटल जरूरत पड़ी तो 6 स्क्वायर 36 आउटकम्स है। एक बार में 6 आउटकम्स होते हैं। इफ का मतलब गिवन नंबर अपेयरिंग ऑन टॉप इज लेस देन और इक्वल टू 3, इट इज सक्सेस। क्वेश्चन सक्सेस डिफाइन करवा रहा है। क्वेश्चन ने बोला सक्सेस क्या है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है अगर नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 आया एक टॉस में, ये तो आउटकम्स पता नहीं यूज होगा भी कि नहीं होगा, मैंने लिख दिया। लेकिन जब आपने एक बार टॉस किया तो नंबर आया लेस देन और इक्वल टू 3, तो उसे क्या बोलेंगे? सक्सेस। इफ नंबर अपियरिंग ऑन टॉप इज लेस देन और इक्वल टू 3, इट इज सक्सेस। तो सक्सेस क्या है? नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब 1 आ जाए तो सक्सेस मिल गई हमको, 2 आ गया तो सक्सेस मिल गई, और 3 नंबर आया तो भी सक्सेस मिली। कोई अमाउंट मिलेगा, पैसे मिलेंगे। 1 2 3 अगर आया तो मिलेंगे पैसे, 4 आया तो हो सकता है पैसे देने और पड़ जाए, क्या पता क्या होगा। इस पोजीशन में तो दिया नहीं इतना, ऐसा होता है कभी कभी। तो सक्सेस है नंबर लेस देन और इक्वल टू 3। अब मैं एक बात बताऊं, यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, सक्सेस इन 1 ट्रायल मतलब आपने डाई को एक ही बार टॉस किया, एक डाई को एक बार टॉस किया तो नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 को सक्सेस बोलते हैं। तो ये 1 2 3 आना फेवरेबल आउट ऑफ 6, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है 1/2 एक थ्रो में। इफ यू थ्रो वंस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, इसे हम PS बोलेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, 1 माइनस 1/2, वो भी 1/2 होगी प्रेजेंट क्वेश्चन में। लेस देन और इक्वल टू 3 आया तो सक्सेस, और ग्रेटर देन 3 आया तो फेल्योर, 4 5 6 आया तो फेल्योर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेज। अब X डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेसेज, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने जा रहे हो वही रैंडम वेरिएबल है। ये कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेज। आप नंबर ऑफ सक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने जा रहे हैं, तो यही X है। X डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेसेज। अब नंबर ऑफ सक्सेस कितने हो सकते हैं? देखिए, अगर एक ट्रायल किया तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/2 और फेल्योर का प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अब ट्रायल किया आपने 2, उसमें लिखा है डाई टॉस ट्वाइस, एक ऊपर टॉप पे देखो डाई टॉस ट्वाइस
यू ट्राइड 2 टाइम्स, आपने एक डाई को 2 बार टॉस किया हुआ है, तो आपको मैक्सिमम 2 सक्सेस मिलेंगी। जब आप एग्जाम में 2 बार बैठे तो आपको मैक्सिमम सक्सेस मोर देन 2 टाइम्स नहीं मिल सकती। आपने एक डाई को 2 बार टॉस कर डाला और एक डाई को एक बार टॉस करने में सक्सेस मिल रही है, 50% सक्सेस मिल रही है, 50% फेलियर मिल रहा है। तो एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेजेज को कॉमन सेंस से आपको लिखना पड़ेगा। आपने 2 बार ट्राई किया, इसलिए एक्स की वैल्यू ध्यान दो, नील सक्सेज, नहीं तो 1 सक्सेज, नहीं तो 2 सक्सेजेज। आपने जब ट्राई 2 बार किया, यू कैनॉट सक्सीड मोर देन ट्वाइस एंड यू कैन सक्सीड अप टू नील टाइम्स, फ्रॉम नील टाइम्स टू 2 टाइम्स। 2 टाइम्स टॉस किया तो ये एक्स की वैल्यू 2 तक जाएगी। अगर आपने 5 टाइम्स टॉस किया तो एक्स की वैल्यू 5 तक जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिख रहा हूं यहां पे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, वो एक्स की वैल्यू यहां लिखी जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, यहां लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेजेज। ये क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नील सक्सेज। एक भी सक्सेस नहीं, 2 बार ट्राई किया, दोनों बार क्या मिला? फेलियर मिला, फेलियर मिला, फिर से फेलियर मिला। ये क्या हुआ? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। डाई 2 बार टॉस किया, दोनों का अलग अलग इसमें अकाउंट है। वो जो 36 आउटकम्स मैंने लिख दिए थे उसका कोई यूज नहीं है। फेलियर का प्रोबेबिलिटी ये लिख रखा है आपने 1/2 इंटू 1/2, ये आपका 1/4 यहां पर रेडी हो गया है। इधर देखिए, P1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, ध्यान देना 1 सक्सेस। अब तो ट्राई तो 2 बार किया, इसका मतलब 1 बार फेलियर मिला हमको, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। पहली बार में सक्सेस मिली, दूसरी बार में फेलियर मिला। हो सकता है पहले फेलियर मिलके बाद में सक्सेस मिले, तो फैक्टोरियल 2 आप मल्टीप्लाई करोगे। यहां मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि दोनों भी फेलियर ही थे, दोनों सेम थे, तो यहां फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई जरूरी नहीं था। फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई करते तो फैक्टोरियल 2 का डिवीजन भी करते क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन यहां पर चक्कर है, सक्सेस फेलियर, फर्स्ट सक्सेस सेकंड फेलियर, या फर्स्ट फेलियर सेकंड सक्सेस, 2 बार डाई को टॉस किया गया है, तो SF कैन बी FS ऑल्सो। तो फैक्टोरियल 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1/2, 2/4 देखो रेडी। तो यहां पर आ जा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेजेज, ये आपका PS इंटू PS हो गया, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। और इस तरह से आप देख सकते हो सेकेंड रो का सम क्या है? 1। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? करेक्ट। या फैक्टोरियल 2 नहीं लगाओगे तब इनकरेक्ट आ जाएगा, तो अपने आप सर्च करोगे गलती कहां पर हो गई, क्या है। यहां पर मैं याद दिला दूं, PS इंटू PS, फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्टोरियल 2 का आपको डिवीजन भी करना पड़ेगा। महाभारत कुरुक्षेत्र वाले एग्जाम्पल आपको मैंने दिए हुए, परम्यूटेशन ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स का, उसकी वजह से मल्टीप्लाई करोगे। यहां रिपीटेड ऑब्जेक्ट नहीं है, 2 थिंग्स कैन बी परम्यूटेड इन फैक्टोरियल 2 वे। और इस तरह से हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा दिया है। डाउट पूछ सकते हो बेटे? सर सर जैसे इसके अंदर जैसे वैल्यू 0 और 1 और 2 ले सकते थे, वही सक्सेस का था चांसेस, इसलिए हमने फिर x को 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, है ना। हाँ, ये x क्या है? नंबर ऑफ सक्सेजेज, है ना। यस तो सर। हमने नंबर ऑफ सक्सेजेज इन 2 ट्रायल्स, हमने जो वो डाई टॉस किया उसको ट्रायल मान लिया, 2 बार टॉस किया,
2 बार टॉस किया, यानी 2 बार हम एग्जाम में बैठे, दोनों बार आपको सक्सेस मिल सकता है, पहली बार में, दूसरी बार में भी मिल सकता है, और मैक्सिमम सक्सेस 2 मिल सकते हैं, मिनिमम सक्सेस 0 मिल सकता है। तो एक्स क्या है? नंबर ऑफ सक्सेजेज। नंबर ऑफ सक्सेजेज कैन बी 0, 1 और 2, अप टू 2 ट्राइज। यू हैव ट्राइड ट्वाइस। अगर आप 3 टाइम्स टॉस करोगे तो अप टू 3 टाइम्स चला जाएगा ये बेटे। और पूछो। ओके सर। फिर बाद में दोबारा करके देखना, करने के पे डाउट फिर हो सकता, पूछोगे बताऊंगा, पक्का श्योर बताऊंगा। मैं अपनी ड्यूटी हमेशा ठीक से करता हूँ, फिर स्टूडेंट कभी कभी ड्यूटी नहीं करता अपनी, तो उसमें फिर गड़बड़ होती है। ओके, ये देखो 2019 2 मार्क क्वेश्चन, अलग ही सा है क्वेश्चन और इजी है, लेकिन जिसने क्वेश्चन को देखा नहीं वो तो थोड़ा घबराएगा। X is random variable which assumes x1, x2, x3, x4। जो x रैंडम वेरिएबल है और उसने वैल्यूज पता क्या ली, x1, x2, x3, x4। x is random variable and takes the values x1 से लेकर के x4 तक की वैल्यूज को ये टेकअप करता है, रैंडम वेरिएबल x। अब देखिए इसके नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x मैं यहां फिल कर रहा हूं, p x1, p x2, p x3, p x4 हो गया। अब देखना इन्होंने क्या बोला, टेकअप करता है, हमने तो डिस्ट्रीब्यूशन बना के रख लिया। सच दैट के बाद रीड करना, सच दैट दिस बिग इक्वेशन वैलिड। ये इक्वेशन आपको मैं समझाता हूं, फिर बात करेंगे आप। ये इक्वेशन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है डबल ऑफ पी x इक्वल टू x1 को ना, x को छोड़ो x1 लिख दो शॉर्टकट में, यहां भी वही किया हुआ हमने। x इक्वल p ऑफ x इक्वल टू x1 था, तो उसे p x1 कह बोल सकते हो हमेशा, इक्वल टू 3 p, इसे क्या x2 बोल दीजिए, x इक्वल टू x2। आगे चलो, p x इक्वल टू x3 को x3 बोल दीजिए, 5p x इक्वल टू x4 को x4 भी बोल दीजिए, और इसे फर्दर pc, इसे स्मॉल p बोल दीजिए। क्यों ऐसा किया, इससे px1, px2, px3, px4 सब अलग अलग आ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। डिस्ट्रीब्यूशन यही आ गया, ये इसकी वैल्यू कुछ पता लगा दो तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, px1 आ गया p/2, px2 आप बताओगे px2 कितना आया, p/3। यस, p/3 आया बेटे, तभी तो उसको कॉमन p मान लिया। ये p अच्छा नहीं लगता हो, a लिख दो, b लिख दो, मर्जी है। px3 तो p बन के रह गया, px4 बता, p/5। p/5 आया। ऐसा करने से हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया आपका, डिस्ट्रीब्यूशन मांगा था ना क्वेश्चन ने कि डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन हमने बिगिनिंग में लिख दिया, ये था। अब उसको रिफाइन करो थोड़ा, x की वैल्यू x1, x2, x3, x4, तो px की वैल्यू, px1 की वैल्यू डालो p/2, px2 की वैल्यू निकाली आपने, वही तो काम था p/3,
इसकी वैल्यू p और इसकी वैल्यू p/5। अब मैं मान लो क्लेम करूंगी ये मेरा आंसर आ गया, तो किसको दिक्कत है? एग्जामिनर को। एग्जामिनर को दिक्कत है अभी। क्यों? p की भी वैल्यू चाहिए उसको। इसको p की वैल्यू चाहिए। आप बिल्कुल करेक्ट बोले बेटे। अच्छा ये बताओ p की वैल्यू फिर कहां से आए? इक्वेट करना पड़ेगा। ओके, मैं बताता हूं। ये जो सेकेंड रो है ना, इसका सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यस, उसी से p की वैल्यू आएगी। उसमें छिपा हुआ है क्वेश्चन, वो बोलेगा नहीं, हमें ही करना होता है ये काम। नाउ we know that sigma px always 1। सिग्मा px करो, p/2 प्लस p/3 प्लस p/5 शुड भी। ले लो एलसीएम, 5 3 जा 50, 2 जा 30 एलसीएम हो गया। और यहां 15p आ गया, 10p, ये 30p और ये 6p। 30 बहुत हो गया, 15 और 10, 25 और 30, 55 और 6, 61 मालूम पड़ा मुझे। आप भी देखो, 30 into 1। ठीक है सर, ठीक है। p की वैल्यू 30/61 रेडी हो रही है। और इस p की वैल्यू को वहां पर फिट कर दो, जहां लास्ट लाइन, जहां आंसर एक्सेप्ट किया था ना, वहां पर जाके इसको फिट करना पड़ेगा, तब आंसर एक्सेप्ट होगा। p की वैल्यू देखिए यहां पर इंसर्ट करते हुए लिखता हूं, एक सेकंड। p की वैल्यू नजर आ रही, ये आपका डाटा। तो डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपको मार्क्स मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज, x1 x2 x3 तो अननोन ही रहेंगे, और उसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही अननोन दिए हुए हैं। px अननोन नहीं रहा, p/2 आपका 15/61, और p/3 करोगे 10/61, p 30/61, और p/5 करोगे 6/61। ऊपर का टोटलिंग कर लेना, 61 होना चाहिए। 15 10 25 और 30, 55 और 6 61/61। इसका सम 1 जरूर होना चाहिए, वो 1 नहीं है तभी गलती आएगी। सो इट इज ओके, ये आपका आंसर है। अब एग्जामिनर को कोई तकलीफ नहीं है। अब आप अपना डाउट पूछ सकते। नो सर। बिल्कुल, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। और अब हमें लगता है आज यही तक रखता हूं, इतना काम हुआ, इसको लर्न करें। अगली बारी हमें लगता है ये शायद फिनिश हो जाए, ये वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आएगी बेज थ्योरम। बेज थ्योरम में ऐसा जितना भी काम करो उतना कम, वर्क एज पर आवर timing available, and we will do maximum questions in Bayes theorem। ठीक है, आज बस यही तक।